नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आभा अग्रवाल फ्रॉम राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सियालदह अल्मोड़ा से। आज हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के जिस पहलू पर बात करेंगे, जिस कंपोनेंट पे बात करेंगे, जिस बहुत ही इम्पॉर्टेंट वेरिएबल पे बात करेंगे, वो है विदेशी व्यापार गुणक या फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। विदेशी व्यापार गुणक क्या है? जब किसी देश की राष्ट्रीय आय में, मैंने कहा किसी देश की राष्ट्रीय आय, तो राष्ट्रीय आय का अर्थ हम लोग जानते हैं कि किसी देश में एक वित्त वर्ष में या एक दी हुई अवधि में जो भी कुल वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, उनके मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। हम ये भी जानते हैं कि दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय क्या है, त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में क्या है और चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में क्या है। द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में केवल दो लोग होते हैं, एक प्रोड्यूसर होता है और एक उपभोक्ता होते हैं। त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में हम गवर्नमेंट सेक्टर को भी शामिल करते हैं और वो कैसे आय व्यय करती है, हमसे टैक्स लेकर और एक्सपेंडिचर करती है इकोनॉमी में। फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी में हम फॉरेन ट्रेड यानी कि वर्ल्ड को भी शामिल करते हैं अपने साथ। तो किसी देश की राष्ट्रीय आय में जो परिवर्तन निर्यातों में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं, उनके अनुपात को विदेशी व्यापार गुणक कहते हैं। ठीक है, तो अर्थात डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, दिस इज इक्वल टू के एफ। डेल्टा मीन्स चेंज, डेल्टा क्या शो करता है? चेंज इन एनी वेरिएबल जिसके भी पास वो लगा हुआ है। चेंज इन वाई, चेंज इन एक्स इज फॉर एक्सपोर्ट, के इज फॉर मल्टीप्लायर, एफ इज फॉर फॉरेन। यानी कि निर्यातों में दी हुई वृद्धि के बाद जो राष्ट्रीय आय में की वृद्धि पर जो कुल प्रभाव पड़ता है, वो किसके बराबर होता है? इस के फैक्टर के बराबर, यानी कि के का मान जो होगा वो इस अनुपात को दर्शाएगा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ये प्रक्रिया किस प्रकार से होती है? प्राथमिक प्रवाह, अर्थात जब अर्थव्यवस्था में आपको निर्यात के ऑर्डर्स मिलते हैं, तो आप फर्स्ट स्टेज में क्या करेंगे? निर्यात के जो ऑर्डर है उनकी पूर्ति के लिए उत्पादन की प्रक्रिया को शुरू करेंगे। उससे क्या होगा? उसमें लगे श्रमिकों को रोजगार मिला, पूंजीपति का पैसा लगा, भूमिपति को रेंट मिला, एंटरप्रेन्योर को उसके रिस्क का प्रीमियम मिलेगा, रिस्क फैक्टर का एडवांटेज मिलेगा। तो निर्यात बढ़ने से जो निर्यात उद्योग में उत्पादन के साधन लगे हैं, उनकी आय में वृद्धि होगी। यानी कि निर्यातों के कारण वृद्धि इसलिए कह रहे हैं क्योंकि निर्यात ऑर्डर मिलना जरूरी नहीं है कि आपको ऑर्डर मिले ही, इसलिए आपके साधनों की आय में वृद्धि हुई। द्वितीय प्रवाह क्या होगा? जब उत्पादन के इन साधनों द्वारा, ये जो निर्यात उद्योग में जो साधन लगे हुए थे, इनको जब आय मिली, तो ये लोग अर्थव्यवस्था में जो आपके देश में जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, उनकी डिमांड करेंगे, सेकंड डिमांड जनरेट होगी। ठीक, तो इससे क्या होगा? इन वस्तुओं के जो घरेलू उत्पादक हैं, अब उनकी आय में वृद्धि होगी। पहले किन लोगों की आय में वृद्धि हुई थी? जो निर्यात उद्योग में लगे हुए थे। अब किस में हुई? जो घरेलू उत्पादकों की आय में वृद्धि हुई। किस कारण से? कि जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में जो लोग लगे हुए थे, उन्होंने अपनी आय से इनके सामान को खरीदा, डिमांड करी। लेकिन इनकी आय का कुछ भाग, क्योंकि इसमें बड़े बड़े निर्यात हो रहे हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, पूंजीपति शामिल हैं, तो इनके द्वारा इम्पोर्टेड वस्तुओं का ज़्यादा कंजम्पशन किया जाता है। भाई इनकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है, तो इन्होंने ये आयातित वस्तुओं की मांग बढ़ाएंगे। तो वर्धित आय का जो भाग आयातित वस्तुओं पर व्यय किया जाता है, उसे हम लीकेज मानते हैं, क्योंकि उससे हमारे देश की राष्ट्रीय आय पर प्रभाव न पड़कर जिस देश से वो सामान आ रहा है, उनके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की आय बढ़ती है। थर्ड स्टेज पर ये जो घरेलू उत्पादक थे, इनकी आय में जो वृद्धि हुई निर्यातों में वृद्धि के कारण, ये पुनः अन्य देशी उत्पादकों द्वारा अपनी वर्धित आय का उपभोग करेंगे। इन्हीं देशी एवं आयातित वस्तुओं के उपभोग में किया जाता है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था में आय प्रवाह का सृजन होता रहता है। ठीक है, इसकी मान्यताएं हैं। मल्टीप्लायर
काम कर रहा है, क्योंकि सारे चर एक साथ वो वेरी करने लगेंगे तो मल्टीप्लायर को कैलकुलेट करने में बहुत कठिनाई होगी। इसलिए सरलता के लिए मान लिया गया है कि देश में पूर्ण रोजगार है, 2 देश हैं जो आपस में व्यापार कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की संरक्षण नीतियों का अभाव, प्रोटेक्शन पॉलिसी जैसे टैरिफ, कोटा, लाइसेंसिंग वगैरह टाइप कुछ नहीं है। सॉरी। घरेलू निवेश को स्थिर मान लिया गया है, सार्वजनिक व्यय भी स्थिर है, विनिमय की दर स्थिर है, त्वरक भी क्रियाशील नहीं है, क्योंकि फिर घरेलू निवेश को स्थिर मान लिया गया इसलिए त्वरक क्रियाशील नहीं है। देशों के मध्य व्यापार प्रत्यक्ष है, अर्थात कोई भी थर्ड पार्टी इनके बीच में नहीं है। अब आइए देखते हैं कि कैसे गुणक के मान का निर्धारण होता है। ओपन इकोनॉमी में जो आपकी संतुलन राष्ट्रीय है वो क्या है, y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। वाई इज फॉर नेशनल इनकम, सी इज फॉर कंजम्पशन, आई इज फॉर इन्वेस्टमेंट, जी फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड एक्स माइनस एम इज नेट ट्रेड, यानी कि निर्यात और ये माइनस आयात। अब हमने सी की जगह कंजम्पशन फंक्शन को रखा और एम की जगह इम्पोर्ट फंक्शन को रखा। ठीक है, कंजम्पशन फंक्शन क्या है, ये आप लोग बीए सेकेंड ईयर में जो पढ़ रहे हैं उनको पता होगा। केन्जियन एम्प्लॉयमेंट थ्योरी में केन्जियन कंजम्पशन फंक्शन कीन्स ने इसका वो प्रतिपादन किया है और ये उसी आधार पर एम बना हुआ है। तो y इज इक्वल टू क्या है, सी वाई माइनस टी, सॉरी y इज इक्वल टू सी वाई माइनस टी प्लस सी ए, अर्थात वाई माइनस टी क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर है अर्थात वो टैक्स ले रहा है, टैक्स ले रही है सरकार, तो वाई का जो भाग टैक्स में दे दिया उसके बाद जो बचेगा वो डिस्पोजेबल इनकम है। उस डिस्पोजेबल इनकम से जो भी हमारा कंजम्पशन बढ़ता है उसे हम क्या कहते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सी ए क्या है, अल्फा कंजम्पशन मिनिमम जो इकॉनमी में होना ही होना है अनिवार्यतः ह्यूमन रिसोर्सेज को अलाइव रखने के लिए। आई इन्वेस्टमेंट, ये हम सारी चीज़ें जानते हैं। ऐसे ही हमने ये एम क्या है, एम ए क्या है, अल्फा इम्पोर्ट, जो मिनिमम इम्पोर्ट है जो होता ही है भाई। अगर आपने फॉरेन सेक्टर को इन्वॉल्व किया है तो आपस में कुछ मीटिंग्स होंगी, कोई आएगा जाएगा, तो यात्राओं पे व्यय होगा, उनके चाय नाश्ते पर भी व्यय होगा। तो अब इकॉनमी को रन करने के लिए जैसे पेट्रोल है उसका आप इंपोर्ट बैन नहीं कर सकते क्योंकि सारी इकॉनमी ठप पड़ जाएगी। मान लीजिए कोई जीवन रक्षक दवा है जो हमारे यहाँ नहीं बन रही है, वो हमें लेना ही लेना पड़ेगा। जैसे इस समय कोरोना वायरस है, बहुत सारे देशों में नहीं है, तो उसका इम्पोर्ट उनको करना पड़ेगा। ये तो खैर ये अल्फ़ा की बात हमने इसलिए कह दी, ये एग्जाम्पल आपको दे दिया। तो इकॉनमी में कुछ इनहेरेंट इम्पोर्ट होते हैं जो करने ही पड़ते हैं। एम वाई क्या है, जो इंडिविजुअल्स के द्वारा जो मतलब इंड्यूस्ड इम्पोर्ट होता है कि लोग उसे करते हैं राष्ट्रीय आय में, अपनी आय में वृद्धि के कारण जो करते हैं उनका एग्रीगेशन। वाई अब हम जो व्यय करने वाले फैक्टर्स हैं उन्हें एक तरफ ले लेते हैं और जो इनकम जनरेटिंग जो निवेश फैक्टर्स हैं उनको एक तरफ ले लेते हैं जिनसे आय सृजित हो रही है। या कहना चाहिए जो एक्सोजीनियस वेरिएबल्स हैं उनको इधर ले लेते हैं। तो y माइनस इसको इधर लेके आएंगे तो y माइनस सी वाई माइनस टी प्लस सी ए, ये इधर आया तो इसका साइन चेंज हो गया, एम ए प्लस एम वाई इज इक्वल टू आई प्लस जी प्लस एक्स। ठीक है, अब हमने y माइनस टी की जगह क्या करा है, केवल y को रख लिया यानी कि डिस्पोजेबल इनकम। ये इक्वेशन आपकी एज इट इज आ गई। अब हम दोनों पक्षों को y से भाग दे दें तो दिस अपॉन y एंड दिस अपॉन y। y से y कटा 1 आया, c का y कटा c बचा, y 1 माइनस c प्लस सी ए अपॉन वाई प्लस एम ए प्लस एम वाई। वाई से ये y कट गया। अब क्या हमारे पास बचा 1 माइनस सी प्लस सी अपॉन वाई प्लस एम ए अपॉन वाई प्लस एम। दिस इज इक्वल टू दिस आई प्लस जी प्लस एक्स। अब जब हमने ये सारे आइडेंटिकल फैक्टर्स एक तरफ ले लिए, हमारे पास क्या रहा 1 माइनस सी प्लस एम, दिस इज इक्वल टू, अब ये सी ए आपका इधर चला गया तो ये माइनस हो गया, माइनस सी ए माइनस एम ए प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स अपॉन वाई। अब हम इस इक्वेशन को पुनः सरल करते हैं जिसमें हम समीकरण के बाएं पक्ष को दाईं ओर लाते हैं।
तो क्या होगा, दिस इज इक्वल टू माइनस सी ए अपॉन वाई अपॉन जो ये जो फैक्टर था इसके नीचे डिवाइड, मतलब दाएं पक्ष को बाएं से विभाजित किया जा रहा है, 1 माइनस सी प्लस एम। दिस इज इक्वल टू, अब जब ये यहाँ आ जाएगा तो 1 और y का आपस में गुणा हुआ तो ये एक ही बचा, 1 माइनस सी प्लस एम। ठीक है, अब इस फैक्टर को यदि हम 1 से गुणा कर दें तो भी वही पूरी वैल्यू रहेगी, तो इसकी जगह में 1 रखा, इसको हम यहाँ लेकर आते हैं। तो अब इसका स्वरूप क्या हुआ, विदाउट चेंजिंग द वैल्यू 1 अपॉन 1 माइनस सी प्लस एम इंटू दिस, ये फैक्टर यहाँ आ गया। तो इस समीकरण का ये जो भाग है ये क्या है आपका विदेशी व्यापार गुणक, 1 अपॉन 1 माइनस सी प्लस एम। सी क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एम क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट जितनी ज़्यादा होगी, धनात्मक होगी, उतना ही इसके मल्टीप्लायर का मान कम होगा। ठीक है, और C जितना ज़्यादा होगा उतना ही मल्टीप्लायर का मान अधिक होगा, क्योंकि M का मान ज़्यादा होने से किसकी आय बढ़ रही है, विदेशियों की, जो विदेशी उत्पादक है। C का मान ज़्यादा होने से किसकी आय बढ़ेगी, जो हमारे देशी उत्पादक हैं, उन पर जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है वो बढ़ेगा। तो अब जब हम कुछ केवल एक्सपोर्ट से इफेक्ट देखना है तो इनको भी शून्य मान लेंगे, इसे भी शून्य कर देंगे, इसे भी। केवल हम x को लेकर चलेंगे, चेंज इन x इनटू दिस, तो हमें पता चल जाएगा कि एक्सपोर्ट बढ़ने से राष्ट्रीय आय पर कुल कितना उसकी वृद्धि में प्रभाव हुआ है। इसी को हम कहते हैं 1 माइनस सी प्लस एम। 1 माइनस सी को हम क्या कहते हैं, एक और चीज़ कहते हैं 1 माइनस या 1 प्लस एस। ठीक है, 1 माइनस सी को हम क्या कहते हैं, जब हम y माइनस सी लिखते हैं ना, क्या सेविंग होता है, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1 माइनस सी की जगह एस, स्मॉल एस प्लस एम, 1 अपॉन एस प्लस एम, यानी कि वो एस और एम दोनों पॉजिटिव हुए, यानी कि जितना ज़्यादा कंजम्पशन अफेक्ट करेगा पॉजिटिव चेंजेस राष्ट्रीय आय में लाएगा। और 1 माइनस सी की जगह हम एस लिखेंगे तो इसका अर्थ है कि एस और एम बचत और जो आपके ये इम्पोर्ट की टेंडेंसी है, ये दोनों की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना के का मान कम होगा। जब के का मान कम होगा तो चेंज इन एक्स का जो गुणनफल है वो कम होगा, अर्थात राष्ट्रीय आय पर इम्पैक्ट कम पड़ेगा वृद्धि के रूप में। तो ये डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस सी प्लस एम। दिस इज इक्वल टू, इसका जो अनुपात है वो इस मान के बराबर होगा। ठीक, दिस इज इक्वल टू, या हम इसे ये कह सकते हैं चेंज इन y इज इक्वल टू डेल्टा x इंटू 1 अपॉन 1 माइनस सी प्लस एम, या चेंज इन y इज इक्वल टू चेंज इन x इंटू के एफ, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। के एफ क्या है, मल्टीप्लायर। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। आशा है आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एंड थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आभा अग्रवाल फ्रॉम राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय स्यालदे अल्मोड़ा से आज मैं आपको विदेशी व्यापार गुणक के सेकंड पार्ट के बारे में सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करूंगी, जिसमें विदेशी व्यापार गुणक आपको न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के द्वारा समझाया गया है। मान लिया प्रारंभिक संतुलन राष्ट्रीय आय आपकी 220 रुपये है। ठीक है, y इज इक्वल टू 220। हमने पिछले अपने गुणक के वीडियो प्रेजेंटेशन में देखा था कि के एफ जो जिसे हम कहते हैं विदेशी व्यापार गुणक, के इज़ फॉर मल्टीप्लायर, एफ वॉज फॉर फॉरेन। विदेशी मल्टीप्लायर क्या हो रहा है, विदेशी व्यापार गुणक वन अपॉन 1 माइनस
C प्लस M था उसका मान। ठीक है, अब हमने कहा मान लीजिए हमें देखना है मल्टीप्लायर का इफेक्ट क्या होता है। तो प्रारंभ में आपकी जो संतुलन राष्ट्रीय आय है, मल्टीप्लायर क्या था, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। तो हमें चेंज इन एक्स का इफेक्ट देखेंगे तो चेंज से पहले जो पहले की कंडीशन है, पहले का जो संतुलन राष्ट्रीय आय का स्तर है उसे हम देखते हैं, वो था 220, यानी कि y वॉज 220 या y इज़ 220। C जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति कितनी है, 8/10 यानी कि 0.8। अगर आपकी 100 रुपये आमदनी हो रही है तो उसमें से 80 रुपये आपका उपभोग में खर्च हो रहा है। M क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट, अर्थात जितनी आपकी आय में वृद्धि होती है, आपकी आय में या फिर हम समुदाय की आय की बात करें, क्योंकि एग्जाम्पल के दौरान समझाने में आपका व्यक्तिगत उदाहरण श्रेष्ठ है, इसलिए मैं उसको लेकर चल रही हूँ। M इज, यदि आपकी 100 रुपये आय बढ़ी तो 8 मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 8/10 होने के कारण आप 80 रुपये तो घरेलू उपभोग पर खर्च कर रहे हैं, और M इम्पोर्ट की भी प्रवृत्ति है पॉजिटिव, तो 1 जो % है उसका आपका इम्पोर्ट पर जा रहा है, यानी कि 100 रुपये में से 80 रुपये घरेलू कंजम्पशन में खर्च हो रहे हैं और 10 रुपये आपके आयातित वस्तुओं पर खर्च हो रहे हैं। ठीक है, तो केवल आपके इकॉनमी में सेविंग कितनी हो रही है, 10%, यानी कि 1/10। ठीक है, तो अब मान लीजिए चेंज इन एक्स हमने मान लिया कि जो हमें इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, वृद्धि का प्रभाव देखना, चेंज इन एक्स को 18 मान लिया है। नई स्थिति में जो मल्टीप्लायर होगा वो चेंज इन वाई इज इक्वल टू 1/1 माइनस C प्लस M चेंज इन एक्स। अब क्या है, 1 की जगह 1 माइनस C की जगह हमने 8/10 रखा, प्लस 1/10 इंटू चेंज इन एक्स, 1/3/10। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3/10 आएगा। आपने 1 में से 1/10 में से 8/10 माइनस करेंगे, आपके पास बचा 2 प्लस 10 और प्लस ये 1/3 प्लस 10। M जो है पॉजिटिव है और उधर सेविंग भी पॉजिटिव है, दोनों निगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं मल्टीप्लायर पर, मल्टीप्लायर के मान पर। ठीक है, क्योंकि सेविंग भी इकोनॉमी से निकल गई और इम्पोर्ट दूसरे देशों में चला गया। सेविंग अपने ही देश में रहती लेकिन वो भी नेशनल जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है उस स्ट्रीम से बाहर आ जाती है, इसलिए वो राष्ट्रीय आय के एक्सपेंशन पर निगेटिव इफेक्ट दिखाती है। तो ये कितना बचा, 2/10 प्लस 3/10, 3/10 इंटू 18। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आया आपका 3.33। 10 आपका ये ऊपर आ गया, 3 से आप जब डिवाइड करेंगे 3.33 इंटू 18, यानी कि 68। जब 18 रुपये का एक्सपोर्ट में इंक्रीज हुआ, इम्पोर्ट कांस्टेंट रहा, एक्सपोर्ट को हमने इंक्रीज करा, तो राष्ट्रीय आय में गुणक का मान 3.33 होने पर और C और M का वैल्यूज़ ये वाली होने पर राष्ट्रीय आय में कितनी वृद्धि हुई, 220 से बढ़कर 60 रुपये की वृद्धि हुई, अर्थात नई राष्ट्रीय आय का संतुलन 280 पर होता है। इसे हम ग्राफ के माध्यम से देखते हैं। निर्यात वृद्धि का संतुलन राष्ट्रीय आय पर प्रभाव, ये है हमारा एक्स एक्सिस, सॉरी मैं इसको यहाँ पे लिखना भूल गई, नीचे आप लिखेंगे राष्ट्रीय आय, ये है वाई, ये है एक्सपेंडिचर, हमने वाई एंगल पर एक्सपेंडिचर दिखाया है। एक्सपेंडिचर ये जितने भी हमारे नेशनल इनकम के कंपोनेंट हैं, C प्लस I प्लस G X M सारे इस पर दिखा दिए गए हैं ना। राष्ट्रीय आय जितना वो जितना हमारा आय होता है उतनी ही व्यय होती है, तो दोनों ही पक्षों को हमने इस पर दिखा दिया है। C कंजम्पशन, I इन्वेस्टमेंट, G गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, X फॉर एक्सपोर्ट, M फॉर इम्पोर्ट। S के स्तर को लिखना मैं भूल गई क्योंकि S इज इक्वल टू I। ठीक है, अब आइए, हमने देखा ये जो y इज इक्वल टू ई रेखा है, ये बताती है दोनों पक्षों को कि किसी भी समय में संतुलन स्थिति पर जो y इज इक्वल टू ई होगा, यानी कि जितनी आय होगी वो सारी एक्सपेंडिचर में के रूप में हो जानी चाहिए।
यदि एक्सपेंडिचर नहीं होता है तो इकॉनमी दूसरे संतुलन स्तर पर आ जाएगी, वो एक लीकेज मान लिया जाएगा सेविंग के रूप में या इम्पोर्ट के रूप में। तो प्रारंभिक आय जब 75 रुपये आपकी राष्ट्रीय आय है तो संतुलन स्तर ई पे है, और ई पे जो ये हमारी फर्स्ट रेखा है, ये वाइट वाली, ये क्या है, उपभोग की रेखा जो उपभोग फलन को दिखा रही है, C इज इक्वल टू सी ए प्लस सी वाई। तो 75 रुपीज़ जब नेशनल इनकम है या व्यक्ति की इनकम है तो वो सारा का सारा उपभोग हो रहा है और उसमें कोई भी बचत नहीं हो रही है, यानी कि 75 क्या है हमारा अल्फा मिनिमम उपभोग इज सी ए। इसके बाद जब राष्ट्रीय आय बढ़ती है यानी कि 75 से 150 होती है तो इस वर्धित आय का जो 0.8 है हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, वो हमारा उपभोग में जाता है। ठीक है, शेष भाग यानी कि 75 प्लस जो आपका 75 रुपीज़ बढ़ा, इसका 0.8 उपभोग में चला जाएगा। 75 प्लस 0.8 इंटू 75 उपभोग में चला गया, जो शेष बचा है वो आपकी बचत हो गई। अब चूंकि किसी भी समय संतुलन स्थिति में बचत इज इक्वल टू निवेश या एस इज इक्वल टू आई, तो ये जो E1 E2 है ये क्या है, सेविंग, जो कि इन्वेस्टमेंट के रूप में इकोनॉमी में चैनलाइज हो गई हैं। तो जो ये नई रेखा येलो है ये क्या दिखा रही है, C प्लस आई, अर्थात ये जो नवीन रेखा है द्विक्षेत्रीय इकोनॉमी में, हमने बताया ना इकोनॉमी में द्विक्षेत्रीय संतुलन त्रिक्षेत्रीय, तो ये द्विक्षेत्रीय संतुलन की स्थिति में E2 पर संतुलन है, और ये हमें ये दिखा रहा है कि 75 अल्फा के साथ बाकी चीज़ जो सेविंग है वो इन्वेस्टमेंट के रूप में कन्वर्ट हो गई है, और जब इन्वेस्टमेंट हुआ है तो नया संतुलन हमारा 150 पर है। ठीक है, इसमें जो सेविंग है वो बराबर आई के रूप में आ रही है और अर्थव्यवस्था संतुलन में कोई लीकेज नहीं है। इसके बाद गवर्नमेंट सेक्टर आता है, त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को हम देखते हैं। मान लीजिए अब सरकार आती है, वो सोचती राष्ट्रीय आय के स्तर में वृद्धि की जाए और वो ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर करती हैं। ठीक है, ऑटोनॉमस कि वो इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी इंसेंटिव फ्रॉम द इकोनॉमी, वो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट करती है, जो कि आपकी ये ब्लू कलर की लाइन है C प्लस आई प्लस जी, यानी कि ये जो डिफरेंस है येलो लाइन और जी के बराबर का, येलो लाइन C प्लस आई और C प्लस आई प्लस जी के बीच का ये डिफरेंस हमने दिखाया है कांस्टेंट है, जो यहाँ से यहाँ तक ये आपको जी की मात्रा दिखा रहा है, यानी कि सरकारी निवेश जो कि स्वायत्त प्रवृत्ति का है। सरकार ने रोजगार वृद्धि या किसी भी कार्य के लिए सोचा, या पूंजी की संरचना या उत्पादक क्षमता बढ़ाने के लिए उसने प्लान किया। जैसे मान लीजिए इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी थी नेहरू जी की, तो अचानक आपने सरकार ने बहुत सारा निवेश किया, जिससे राष्ट्रीय आय का संतुलन, चूँकि खर्चा बढ़ा है लोगों के पास आए लोगों ने खरीदा, तो फिर वो प्राथमिक द्वितीयक तृतीय क्षेत्रों से होते होते वो कई बार कंजम्पशन और के साइकिल्स बढ़ते हैं, लोगों की आय होती है, इस तरह से बढ़ते बढ़ते राष्ट्रीय आय हमारी कहाँ पहुँच गई, E2 से सीधे E4 पर। ठीक है, ये जो ब्लू लाइन है वो हमें नवीन संतुलन दिखा रही है। लेकिन अब यदि मान लीजिए 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था आ जाती है, जिसमें हमने आयात और निर्यात अब शामिल कर लिए। ठीक है, राष्ट्रीय आय बढ़ी तो हम लोगों ने सोचा चलो ठीक है भाई, अब आप उत्पादन क्षमता अर्थव्यवस्था की बढ़ गई है तो क्यों ना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी किया जाए और विदेशियों के साथ दूसरे देशों के साथ भी इंटीग्रेशन हो, जिससे उन्हें हमारे देश की उत्पादन क्षमता और वस्तुओं और सेवाओं का लाभ मिले, हमें उनकी सेवाओं का लाभ मिले, है ना। तो त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था जैसे ही चालू हुई तो यहाँ पर हमारा x माइनस m ट्रेड बैलेंस एडवर्स हो गया, क्योंकि इंपोर्ट हमारे एक्सपोर्ट 17 ही रहे और इंपोर्ट है ये m यानी कि 24 के बराबर, जो 7 इकाई का डिफरेंस आ गया मान लीजिए है। तो जिसके कारण ये अर्थव्यवस्था की ये जो लाइन आई है आपकी खाकी से कलर की, ये संतुलन दिखा रही है, क्योंकि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट पॉजिटिव है, क्योंकि ये दोनों फिक्स नहीं है। एक्स आप कहो कि कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि कंट्रोल नहीं किया जा सकता। कुछ इंपोर्ट जो है आपके वो फंडामेंटल नेचर के, जिन्हें करना ही करना है, और बाकी जो छोटा m है जो y बढ़ने पर अपना इफेक्ट दिखाता है, वो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि x पहले बढ़ा फिर y बढ़ता है, उसके बाद इंपोर्ट का टोटल वो m की वैल्यू पता चलती है।
तो इस एम वाई के कारण एम ज़्यादा हो गया और एक्स की तुलना में, ठीक है। तो इकॉनमी से लीकेज हो गया, क्योंकि लीकेज क्या हो गया, जब एम पॉजिटिव होगा तो मल्टीप्लायर का मान कम हो गया और वो राष्ट्रीय आय को त्रिक्षेत्रीय संतुलन स्तर से भी नीचे ले आया, ठीक है। क्योंकि हमारे जो व्यय बढ़े थे वो विदेशों में होने लगे, हमारी जो इनकम ग्रोथ थी विदेशों को ट्रांसफ़र हो गई। अब सरकार ने इस स्थिति को करेक्ट करने के लिए, यानी कि व्यापार शेष को पॉजिटिव करने के लिए फिर एक्सपोर्ट पर बहुत बल दिया और मान लीजिए कि उसने 18 इकाई, जो हमने अपना पिछला एग्जाम्पल दिया है, 18 इकाई के बराबर निर्यात की मात्रा में ऑटोनॉमस वृद्धि करी। इस वृद्धि से ये जो लाइन है आपकी इस प्रकार से ऊपर की ओर गई, ठीक है। क्यों गई? क्योंकि अब जो एक्सपोर्ट की वैल्यू थी वो इंपोर्ट से ज़्यादा हो गई, ठीक। एक्सपोर्ट ज़्यादा हो गए, चेंज इन एक्स 18 प्लस मल्टीप्लायर का मान वो जो 3.3 थी है, तो उसने इकॉनमी को 220 से बढ़ाकर 280 पे लाकर खड़ा कर दिया, जो हमने आपको अभी एग्जाम्पल बताया कि अर्थव्यवस्था कैसे 220 से 280 पे पहुंची, ड्यू टू मल्टीप्लायर इफेक्ट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आकर इनकम ग्रोथ इतना तेज हुआ कि उसने जो इंपोर्ट के द्वारा लीकेज हो रहा था उसको भी ओवरकम कर लिया और अर्थव्यवस्था में एक्सपेंशन ज़्यादा हुआ, ठीक। क्योंकि भाई अब इकॉनमी खोली जाएगी तो एक्सपोर्ट भी होगा, इंपोर्ट भी होगा, आप उसे रोक नहीं सकते। तो अब हमें ये देखना है कि हम इकॉनमी में कितना बूस्ट दें कि इंपोर्ट के द्वारा आए उधर जाने के बाद भी अगर हमारे जो एम है वो इतने फंडामेंटल टाइप के हों कि उनको हम एक्सपोर्ट प्रमोशन में ही लगा रहे हैं, तो बहुत अच्छी सी बात है। और एम के इफेक्ट को जो घरेलू सी ने न्यूट्रल करने की कोशिश करी। अर्थव्यवस्था में इतनी वृद्धि होनी चाहिए कि जो जंप होना चाहिए, चाहे एक्स के माध्यम से चाहे ऑटोनोमस जी के माध्यम से, कि वो जो एम का इफेक्ट है इंपोर्ट जो हम करते हैं वो पर्टिकुलरली कौन सा इंपोर्ट, जो आपका छोटा एम है, जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट है, वो उसके प्रभाव को हम कम कर सकें और राष्ट्रीय आय का जो संतुलन स्तर है वो त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के संतुलन स्तर से ऊपर आ जाए। वरना कोई क्यों ग्लोबलाइजेशन करेगा, सब क्लोज्ड इकोनॉमी में आ जाएंगे, ठीक है। अगर हमारा विदेशी व्यापार करे बिना हमारी राष्ट्रीय आय का स्तर ज़्यादा है तो क्यों हम विदेशी व्यापार करेंगे? हम क्यों व्यापार करते हैं? विश्व कल्याण के लिए, अपना उत्पादन अधिक करने के लिए, उपभोग की मात्रा बढ़ाने के लिए। अब इस दौरान यदि ट्रेड बैलेंस एडवर्स हो जाता है तो उसे करेक्ट करना हमारा सरकार का दायित्व हो जाता है। इसीलिए अभी आपको हमने नई विदेशी व्यापार नीति भेजी है, आपने पढ़ा होगा 2015 की जो अभी उसमें 5 वर्षीय नीति थी 15 से 19 तक के लिए। उसमें यही था कि क्या सरकार की 2 योजनाएं थी, सर्विसेज एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया स्कीम SEIS और MEIS मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया स्कीम। 2 पर बहुत इम्पैक्ट दिया गया क्योंकि ट्रेड बैलेंस हमेशा ही एडवर्स रहे जा रहा है। बहुत आपको एक शायद मैंने किसी में डेटा भी दिया होगा कि शायद 2012 यानी 14 के बाद से ट्रेड बैलेंस हमारा लड़खड़ा रहा है, इंपोर्ट बढ़ते जा रहे हैं और एक्सपोर्ट भी बढ़ रहे हैं, इंपोर्ट भी बढ़ रहे हैं, लेकिन इंपोर्ट की मात्रा कहीं ज़्यादा हो गई। इसलिए राष्ट्रीय आय का जो स्तर हम अचीव कर सकते हैं उससे हम पीछे हो जाते हैं। अब ये तो है नहीं कि हम सारी चीज़ें बंद कर दें, क्योंकि इकॉनमी बहुत स्ट्रांगली लिंक हो चुकी हैं अदर इकॉनमीज़ के साथ। तो ये तो संभव ही नहीं है कि आप सब कुछ ख़त्म करके दरवाजे बंद करके घर के अंदर बैठ जाएं। अब कोरोना लॉकडाउन में है तो आप सब अंदर सब सारी चीज़ें आपने बंद कर ली हैं, तो इससे क्या हो रहा है? इससे कुछ भी नहीं हो रहा है। जब आप बिल्कुल लॉक करके बैठ जाएंगे तो इकॉनमी पे लॉन्ग टर्म में बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि जो भी निर्यातक हैं उनकी इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी, इंपोर्ट तो ख़त्म होगा, सारा निर्यात भी ख़त्म हो जाएगा, जाने कितने लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, है ना। एक तरफ से राष्ट्रीय आय आती है तो एक तरफ से चली भी जाती है, और लेकिन जिसमें जाती है उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो निर्यातों के काम आती हैं। तो इसलिए आप इन चीज़ों को ख़त्म नहीं कर सकते पूरी तरह से। तो केवल हमें क्या करना है, अपनी पॉजिटिव चीज़ों को बढ़ाना है और जो चीज़ें इकॉनमी को में लॉस मेकिंग है उनको रिड्यूस करना है। ये सारे विदेशी व्यापार का गणित है और ये मैंने आपको ये फैक्ट आपको बता दिया। आशा है आपको ये वीडियो देखकर सारी चीज़ें समझ में आ गई हों।